हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एमएससी 4 सेमेस्टर का टॉपिक है और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम निम्न पॉइंट्स के बेसिस पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सभी पॉइंट्स दिए गए हैं और इस सब पॉइंट्स के बेसिस में हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करेंगे, जहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक, उसे कैसे यूज किया जाता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसके महत्व क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टिश्यू कल्चर की वह प्रक्रिया होती है जिसमें संकर पौधों के निर्माण हेतु दो अलग अलग पौधों के स्वतंत्र कोशिकाओं को संयुग्मित कराकर द्विगुणित कायिक प्रोटोप्लास्ट वाली कोशिका प्राप्त की जाती है तथा उस नए डिप्लॉइड हाइब्रिड प्लांट को विकसित किया जाता है और यह प्रोसेस ही सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में अगर सिंपल शब्दों में हम समझे तो दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उन दोनों प्लांट्स से प्रोटोप्लाज्म लिया जाता है और उन दोनों प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन कराया जाता है और फ्यूजन कराने के बाद एक नए हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होता है और उस नए हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होने से उसमें दोनों प्लांट के गुण प्रेजेंट होते हैं और यही हमारा कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक के बारे में। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक इन पॉइंट्स के बेसिस में होता है और ये सभी पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले हम एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इस बेसिस में प्लांट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक जो प्लास्ट जो होता है उसे आइसोलेशन किया जाता है। आइसोलेशन होने के बाद उस प्रोटोप्लाज्म को दूसरे प्रोटोप्लाज्म के साथ फ्यूजन कराया जाता है और फ्यूजन कराने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन किया जाता है जो हाइब्रिड सेल होता है जो आगे चल के प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। उसके पश्चात जो हाइब्रिड सेल रहता है उसे कल्चर मीडियम में लेकर उसका कल्चर मीडिया किया जाता है, उसको ग्रोथ कराया जाता है। ग्रोथ कराने के पश्चात एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है और उस प्लांट को रीजनरेट किया जाता है, उसे किसी नए स्थल पर ले जाकर रीजनरेट किया जाता है जिससे एक कम्प्लीटली सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट का हमको फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का आइसोलेट करना होता है और प्रोटोप्लाज्म को किस तरीके से आइसोलेट करते हैं इसके लिए दो मेथड दिया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होता है मैकेनिकल मेथड और दूसरा होता है एंजाइमेटिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल मेथड के बारे में कि मैकेनिकल मेथड होता क्या है और कैसे मैकेनिकल मेथड के द्वारा प्रोटोप्लाज्म को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए आइसोलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल मेथड की, जिसे हिंदी में यांत्रिक पृथक्करण विधि के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले इसमें प्लाज्मोलाइट्स सेल्स की भित्तियाँ सेल वाल को तेज़ धार वाले चाकू से काटकर पृथक किया जाता है तथा निकले हुए प्रोटोप्लास्ट में थोड़ी डीप्लाज्मोलाइसिस की क्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि इस स्टेप से हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल मेथड कैसे यूज होता है। सबसे पहले तो हम प्लांट का एक टिश्यू ले लेते हैं, कोई भी प्लांट का हिस्सा होता है जिससे हमको प्लांट की टिश्यू प्रोटोप्लास्ट निकालना जो रहता है। तो प्लांट के कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, चाहे वो लीफ हो सकता है या फिर प्लांट के कोई भी पार्ट का हिस्सा हो सकता है। उसके पश्चात सेल का प्लाज्मोलाइसिस कराते हैं। सेल का प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात उसको देखा जाता है और देखने के बाद जो सेल होता है, प्लाज्मोलाइसिस जो सेल होता है, उस सेल के वाल को तेज़ धार वाले नाइफ से चाकू से कटिंग किया जाता है और कटिंग करने के पश्चात प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद उस प्रोटोप्लाज्म का कलेक्शन कर लिया जाता है। इस प्रकार से मैकेनिकल मेथड द्वारा प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट कर लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जिस भी लीफ का अपने को प्रोटोप्लास्ट उसमें से आइसोलेट करना है, उस पार्ट को लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लीफ को लिया गया है, तो लीफ को सबसे पहले स्टेलाइज किया गया और स्टेलाइज करने के बाद
उसका एपिडर्मिस वाला जो हिस्सा रहता है उसको रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद सेल का प्लाज्मोलाइसिस हुआ, और प्लाज्मोलाइसिस हुए जो सेल को पेक्टिनेज और सेलुलोज नामक एंजाइम उसमें डाल दिया जाता है, और डालने के बाद प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद उस प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट कर लिया जाता है, और आइसोलेट करने के बाद आगे की प्रोसेस उसमें किया जाता है। इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट कर लिया जाता है। एक बेसिक से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक लीफ लिया गया है, उस लीफ को सबसे पहले स्टेलाइज किया गया, यहाँ पे स्टेलाइज किया गया। 70% इथेनॉल, 10% क्लोरोक्स और 0.4 से 0.5 सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन तीनों एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित मात्रा में रखने के बाद जो लीफ होता है वो लीफ स्टेलाइज हो जाता है, और उस लीफ को स्टेलाइज करने के बाद उसे 3 से 4 बार डिस्टिल वाटर में साफ़ किया जाता है, और डिस्टिल वाटर में साफ़ करने के बाद वो प्लाज्मोलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होना हो जाता है, और होने के बाद प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद एपिडर्मिस वाले जो हिस्सा है, लोअर जो एपिडर्मिस होता है, उस वाले हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद उसे, अगर मैकेनिकल मेथड से बात करें तो तेज़ धार वाले चाकू से काट के अलग कर लिया जाता है, सेल वॉल को अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद प्रोटोप्लाज्मा को आइसोलेट कर लेते हैं। और वही हम बात करें एंजाइम ट्रीटमेंट की, तो उसे एंजाइम से भरे एक पात्र में डुबो दिया जाता है, और डूबने के बाद जो प्लास्ट जो रहता है वो अपने आप आइसोलेट हो जाता है। और इस तरीके से जो प्रोटोप्लास्ट जो रहता है उसे हम एंजाइमेटिक मेथड और मैकेनिकल मेथड, इन दोनों मेथड के माध्यम से अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। जो प्रोटोप्लाज्म हम एंजाइमेटिक मेथड और मैकेनिकल मेथड के माध्यम से अलग कर लिए थे, और अलग करने के बाद उन अलग अलग प्लांट्स के, क्योंकि जोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही वही होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स से दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स के सेल्स को हम लेते हैं, और सेल्स को लेने के बाद उसके प्रोटोप्लाज्म को अलग किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म को अलग करने के बाद दोनों का फ्यूजन कराया जाता है, और फ्यूजन करने के बाद उसे नेक्स्ट आगे की जो प्रोसेस होती है वो कराया जाता है। अभी तो फ़िलहाल हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन में क्या होता है कि जब हम सेल्स को प्लाज्मोलाइसिस और मैकेनिकल मेथड के माध्यम से, एंजाइमेटिक मेथड के माध्यम से जब प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लेते हैं, उसके बाद जब दो प्रोटोप्लास्ट को किस तरीके से उनका फ्यूजन कराया जाता है। तो यहाँ पर भी दो प्रोसेस के माध्यम से, दो मेथड के माध्यम से उसका फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस जो फ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है। इस प्रकार के फ्यूजन में जो प्रोटोप्लास्ट जो रहता है वो फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस में एक दूसरे से फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का केमिकल का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह ऑटोमेटिकली अपने आप फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए किसी भी उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंजाइम की क्रिया के द्वारा कोशिका के भित्तियों के गल जाने के समीप स्थित प्रोटोप्लाज्म आपस में संयोजित होकर होमोकैरियंस का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ही एंजाइम की क्रिया द्वारा कोशिका भित्ति हट जाती है, जब प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट करते रहते हैं उस समय, तो कोशिका की भित्ति जब हट जाती है तो अपने आप वो एक दूसरे से संयुग्म हो जाती है, और संयुग्म होने के बाद वो होमोकैरियंस का निर्माण कर लेती है। उसी तरह दूसरा मेथड है इंड्यूस्ड मेथड।
इंड्यूस्ड फ्यूजन। इसके माध्यम से इसमें उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है। इस क्रिया में संयोजन के लिए, फ्यूजन के लिए एक उत्प्रेरक जिसे फ्यूसाजेन कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। फ्यूसाजेन्स क्या है, तो थोड़ा सा फ्यूसाजेन के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूसोजेन ये सोडियम नाइट्राइड, लाइसोजाइम या PEG हो सकते हैं। इसमें PEG सर्वमान्य फ्यूसोजोन है जो कि दो प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है केमोफ्यूजन, मैकेनिकल फ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन। केमोफ्यूजन में केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूज़न को इंड्यूस्ड करने के लिए, फ्यूजन कराने के लिए केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। वही बात करें मैकेनिकल फ्यूजन की, तो इसमें फिजिकल फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म अंडर माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग माइक्रोमॉनिटर फ्लूटर एंड परफ्यूजन माइक्रोपिपेट के माध्यम से इन दोनों का फ्यूजन, दो जो अलग अलग सेल्स हैं उन दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है मैकेनिकल फ्यूजन के माध्यम से। वही बात करें इलेक्ट्रोफ्यूजन में दो प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का आवश्यकता पड़ता है और इसके माध्यम से दोनों का प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन करते हैं। आगे जब नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में किस तरीके से फ्यूजन होता है। यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोटोप्लाज्म दिया गया है, दो अलग अलग प्रकार के हैं और उन दोनों का जब PEG एंजाइमेटिक जहाँ पे केमिकल्स यूज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूसोजोन यूज हुआ है PEG जो सर्वमान्य फ्यूसोजोन है। अब इन दोनों को जब सेल को इन दोनों में डाल दिया जाता है, इस प्रकार का जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें डाल दिया जाता है दो अलग अलग प्रकार के प्रोटोप्लास्ट को, तो वो दोनों प्रोटोप्लास्ट के मध्य में हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन कर लेता है और हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन के पश्चात दोनों जो प्रोटोप्लाज्म हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद सोमेटिक हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट दिया गया है, स्ट्रैंड ए एंड स्ट्रैंड बी। दोनों के न्यूक्लियस वहाँ पे दिए गए हैं, एक डार्क सर्कल में है, एक डार्क सर्कल में नहीं है और एक डार्क सर्कल में है। वो दोनों न्यूक्लियस हैं और दोनों स्ट्रैंड फ्यूसोजन के माध्यम से एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इन दोनों का एडिशन होता है। एडिशन होने के समय ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आने के बाद इन दोनों एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फ्यूसोजन जो है उन दोनों के बीच में फ्यूज़न होने की प्रोसेस हो जाती है और यहाँ पे हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन हो जाता है दोनों सेल। उसके पश्चात दोनों सेल का सेल वॉल एक हो जाता है और एक होने के बाद दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं और जब ये दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं, दोनों फ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म, उसी को हेट्रोकैरियन कहते हैं और हेट्रोकैरियन के बाद एक हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रकार से इस डायग्राम के बेसिस में जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है उसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है। उसके पश्चात हम देखते हैं तीसरा, जब प्रोटोप्लाज्म का आइसोलेशन हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म का आइसोलेशन होने के पश्चात प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन भी हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद अब तो फ्यूजन होते समय बहुत सारे सेल्स जो हाइब्रिड सेल्स होते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है, लेकिन उसमें से कौन सा जो सेल्स होते हैं, हाइब्रिड सेल्स होते हैं जो आगे चल के सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, उसके लिए सेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन दोनों एक साथ करने के बाद ही हम आगे चल के उस हाइब्रिड सेल से एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है। हाइब्रिड आइडेंटिफिकेशन में कोई भी जो फ्यूजन के माध्यम से बना हुआ जो सेल होता है उस सेल को पिगमेंटेशन मेथड के द्वारा या तो साइटोप्लाज्मिक मार्कर या फिर न्यूक्लियर स्टेनिंग, इन सभी माध्यम से जो सेल्स कैपेबल होता है हाइब्रिड प्लांट बनने के लिए, उस प्लांट को इन सब के माध्यम से, इन सब के बेसिस से
उनका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद जब सिलेक्शन कर लिया जाता है, जब किसी भी हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन कर लिया जाता है जो फ्यूजन और आइसोलेशन और फ्यूजन के बाद बना हुआ जो हाइब्रिड सेल था, और उस हाइब्रिड सेल को हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए उसका सब सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा सेल कैपेबल है। तो सिलेक्शन करने के बाद उस हाइब्रिड प्लांट का, हाइब्रिड सेल का कल्चर करते हैं और कल्चर करने के लिए उसे एक सूटेबल मीडियम में, जो कल्चर मीडियम होता है उसको सूटेबल मीडियम में इन विट्रो लैब में दोनों को रखा जाता है और एक सूटेबल कंडीशन में, जहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन होगा वहाँ पे उस हाइब्रिड सेल का कल्चर किया जाएगा। और कल्चर करने के बाद आगे चल के वो एक प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी, इन दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट है के लीफ को लिया गया है और वहाँ उस लीफ से प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट किया गया और आइसोलेट करने के बाद उस आइसोलेट प्रोटीन एक ट्यूब में रखा गया और जो कि उस ट्यूब में फ्यूसोजोन है, फ्यूसोजोन वाले उस ट्यूब में दोनों स्ट्रेन के प्रोटोप्लाज्म को डाल दिया जाता है और दोनों स्ट्रेन के प्रोटोप्लाज्म को डालने के बाद उन प्रोटोप्लाज्म के मध्य फ्यूजन की प्रोसेस होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट करके उसके अंदर डाल दिया गया है, उसके बाद फ्यूसोजोन डाला गया, फ्यूसोजोन डालने के बाद दोनों के मध्य फ्यूजन होना शुरू हो गया और यहाँ पे फाइनली प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होने के बाद उसमें वाल का जनरेशन हो गया और वाल का रीजनरेशन होने के बाद यहाँ पे उसी समय सेल्स का आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन भी कर लिया गया। उसके बाद जो सेल्स होते हैं उसमें वाल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद उस सेल में कंटिन्यू डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन होगा और फर्स्ट डिवीजन होने के बाद एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से कंटिन्यू सेल का फॉर्मेशन होगा और एक स्टेज ऐसे आएगा कि यहाँ पे कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल के कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेल का कॉलोनी जो फॉर्मेशन हो जाता है वहीं से हमको सेल का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा सेल आगे चल के सोमेटिक हाइब्रिड के द्वारा प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए वहीं पे जो सेल का जो समूह होता है, एक कॉलोनी जो बना रहता है, उसी कॉलोनी से सेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और सेल का आइडेंटिफिकेशन उस कैलस से करते हैं। वो सेल का जो समूह बना हुआ होता है उसे कैलस भी कहते हैं। वो कैलस से ही हम सेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और सेल का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसमें से सेल को निकाल के कैलस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उस सेल को किसी कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है और कल्चर मीडियम में डालने के बाद उसको कंटिन्यू एक फेवरेबल कंडीशन में रखा जाता है और फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद एक छोटा सा प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक छोटा सा प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है और उस प्लांटलेट को निकाल कर किसी गमले में लगा दिया जाता है और इस तरीके से एक कम्प्लीटली प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को हम एक नज़र देख लेते हैं और एक सरसरी तौर पे इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि जो पहले डायग्राम पढ़े थे वो डायग्राम सेम टू सेम ही है, बाकी इस डायग्राम में थोड़ा इजी तरीके से दिया गया है, इसलिए इस डायग्राम का एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट एक ए है और एक प्लांट बी है। इन दोनों प्लांट से प्रोटोप्लाज्म को हम आइसोलेट करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का आइसोलेशन हो जाता है। आइसोलेशन होने के बाद जब दोनों प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, वहाँ पे दोनों प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूसोजोन के प्रेजेंट में दोनों का फ्यूजन होता है, वहाँ पे हेट्रोकारियन बन जाता है। उसके बाद हेट्रोकारियन बनने के बाद एक हाइब्रिड हो जाता है। फिर उस प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट करने के बाद उसमें जो हाइब्रिड जो सेल रहता है, हाइब्रिड जो प्रोटोप्लाज्म रहता है, उसका आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसे एक मीडियम में हम डाल देते हैं। मीडियम में डालने के बाद उसे एक फेवरेबल कंडीशन में लैब के अंदर में रखा जाता है और कुछ समय बाद उस जो सेल जो रहता है, जो सिंगल सेल जो रहता है, सिंगल हाइब्रिड जो सेल रहता है, उसमें कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैलस में फॉर्मेशन होने के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है।
वहाँ पे कुछ हार्मोन्स वगैरह भी प्रेजेंस होते हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ऑर्गेजेनेसिस की प्रोसेस के पश्चात एक प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। उस प्लांटलेट जो बना हुआ रहता है, उस प्लांटलेट को निकाल कर किसी भी गमले में लगा दिया जाता है और वह ही एक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट कहलाता है। और इस तरीके से एक प्लांट का हम सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके लिमिटेशंस होते हैं और कुछ उसके डिफ़िकल्टीज होते हैं, जहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिड करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे कठिनाइयाँ भी होती हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो किस प्रकार से कठिनाइयाँ होती हैं, उस कठिनाई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुछ पौधे के प्रोटोप्लाज्म कुछ खास उत्प्रेरकों की उपस्थिति में फ्यूजन करते हैं। इसकी जानकारी अगर ना होने पर फ्यूजन संभव नहीं हो पाता। वहीं बात करें दूसरी, संकर कोशिकाओं में गुणसूत्रीय अस्थिरता पाई जाती है। कभी कभी कोशिका भित्ति के रीजनरेट के बाद हेटेरोकैरियन के नाभिक दोनों में एक साथ विभाजन होने लगता है और कभी कभी फ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। अंत में हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के सिग्निफिकेशन का अध्ययन करेंगे। उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं और क्या क्या सिग्निफिकेशन होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में जब क्रॉसेस होती है तो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन से का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत हो जाता है। वही बात करें सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में प्रोजाइगोटिक इनकम्प्लेबिलिटीज तथा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म द्वारा उत्पन्न कायिक संरचना द्वारा दूर की जा सकती है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा पौधों में आनुवांशिक विभिन्नताओं को बढ़ाकर अधिक पैदावार भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम अलग प्रकार के अनेक क्वालिटी वाले प्लांट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है और इससे न्यू कैरेक्टर्स वाले प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। और इसी प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ख़त्म होता है और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके हर स्टेप जो मैकेनिज़्म जो होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसके हर एक पॉइंट को लेके हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये एक बेसिक था जो जानना बहुत ज़रूरी था और इस तरीके से हमारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।